के पर्दे के पीछे एक अनजान दुनिया छुपी है, जहां मॉडर्न साइंस खत्म होती है और वहीं से अंधेरा शुरू होता है। ऑडियो यक्षिणी, इनका जिक्र कई धर्म ग्रंथों में होता आया है। रामायण से लेकर महाभारत तक में भी यह वर्णित है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यक्षिणियां कौन होती हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? माना जाता है तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का उल्लेख है और इसमें से 4 यक्षिणियां गोपनीय हैं, जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। दिसंबर का महीना, रात का समय था। हिमाचल प्रदेश की आबादी से अलग पहाड़ी पर एक आलीशान पैलेस बना हुआ था, जहां आसपास की सुंदरता प्राकृतिक रूप से भरी हुई थी। मगर कहते हैं कि पहाड़ी इलाके की सुंदरता रात के सन्नाटे में बड़ी भयावह हो जाती है। रिचर्ड पैलेस रिचर्ड नाम के एक अंग्रेजी अफसर ने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए बनवाया था। रिचर्ड अपने परिवार के संग गर्मियों की छुट्टियां अपने पैलेस में बिताता था। मगर कुछ सालों के बाद रिचर्ड अपनी फैमिली को लेकर उसी पैलेस में शिफ्ट हो गया। कहते हैं वो कई कई महीनों तक अपने पैलेस से बाहर नहीं निकलता था। उसका स्वभाव धीरे धीरे बड़ा ही अजीब और रहस्यमय होता जा रहा था। उसके बदले हुए रवैये से उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। रिचर्ड का व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा था। रिचर्ड के परिवार में उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा था और एक दिन उसकी पत्नी और बेटा अचानक लापता हो गए। कहते हैं कि पत्नी और बेटे के लापता होने के बाद भी रिचर्ड के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब उसने खुद को पूरी तरह से रिचर्ड पैलेस में बंद कर लिया था। फिर एक दिन रिचर्ड भी लापता हो गया। अंग्रेजी हुकूमत ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो कि उसे जमीन या आसमान निगल गया हो। रिचर्ड पैलेस वीरान हो गया। उसके बाद रिचर्ड पैलेस में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। बहुत सालों के बाद रिचर्ड पैलेस को एक इंडियन ने खरीद लिया था और वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी टूरिस्ट आता तो वो रिचर्ड पैलेस देखने जरूर जाता। पैलेस के सामने एक घना जंगल था। रात के 12 बजे का समय हो चुका था। उस पैलेस से थोड़ी दूर जंगल के एक घने पेड़ के नीचे एक 50 वर्षीय बूढ़ा ब्लैक कोट पैंट पहने हुए झाड़ियों के बीच एक गोल घेरा बनाकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। हमने हिम स्वाहा हम सी हम सा हमने। वो व्यक्ति देखने में एक अमीर और सभ्य घराने का मालूम होता था, मगर उस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। कुछ ही पलों में वहां पर बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते उस हवा ने तूफान का रूप ले लिया। मगर उस बूढ़े को मानो तूफान से कोई फर्क ना पड़ा। वो अपने गोल घेरे में बैठा मंत्र पढ़ता जा रहा था। अचानक तूफान थम गया। और देखते ही देखते चारों ओर भयंकर कोहरा फैलने लगा और वहां का तापमान बड़ी तेजी से कम होने लगा। गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ बूढ़ा
ठंड से कपकपाने लगा, मगर उसने मंत्रों का जाप जारी रखा। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक उस बूढ़े के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई खिलाड़ी अपनी जीत के जश्न में मुस्कुराता है। तभी अचानक वहां पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस गोल घेरे में बैठे हुए व्यक्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने नजर का चश्मा लगाया हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो गोल घेरे के अंदर बैठे हुए बूढ़े से बोला, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? उस व्यक्ति की बात सुनकर उस बूढ़े ने आंखें खोल ली और वो सामने खड़े उस व्यक्ति को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया अजय। अब तुम सारी जिंदगी यही पता लगाते रहना कि आखिर मैंने किया क्या है। उस बूढ़े की बात सुनकर अजय के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी अजय के कानों में बूढ़े की आवाज टकराई, जो कि अपने गोल घेरे से बाहर आ चुका था और उस व्यक्ति के नजदीक आकर उसे देख रहा था। इस बढ़ती हुई ठंड को महसूस कर रहे हो? हाँ? इस भयानक कोहरे को देख रहे हो? अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक उस जंगल में एक भयंकर दिल दहला देने वाला तेज हवा का तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि लग रहा था जंगल के सारे पेड़ उखड़कर उड़ जाएंगे। उस तूफान को देखकर अचानक जंगल में अजीब सा शोर होने लगा। इस मंजर को देखकर उस बूढ़े की आंखों में अब खौफ दिखाई देने लगा था। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा, मगर अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने उस बूढ़े की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, तुम बेवकूफ व्यक्ति हो अर्जुन। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने क्या किया है। तुम्हारी बेवकूफी का खामियाजा ना जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। अजय ने यह बात कही ही थी कि अचानक तभी तूफान थम गया और एक भयानक काली परछाई अजय के नजदीक आकर खड़ी हो गई। उस परछाई की आंखों में लाल लाल आग की तरह शोले बरस रहे थे। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि अगर अजय की जगह कोई और कमजोर दिल वाला शख्स होता तो शायद वो मर चुका होता। मगर उस परछाई को देखकर भी अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो बेखौफ होकर उस परछाई की ओर देख रहा था। अचानक उस परछाई ने बड़ी फुर्ती से अजय के ऊपर वार कर दिया। अजय को संभलने का मौका नहीं मिला और वो बेहोशी की गहराइयों में समा गया। कुछ ही पलों में वो परछाई एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बूढ़े के सामने आ गई। वो बूढ़ा उस सुंदर स्त्री के रूप को देखकर हैरान रह गया। उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वो सुंदर स्त्री उस बूढ़े को घूरती जा रही थी। तभी बूढ़े ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, तुम तो वही हो जिसकी पेंटिंग रिचर्ड पैलेस के हॉल में लगी हुई है। कौन हो तुम? हाँ? तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी साधना की है? नहीं, मैंने सिर्फ वो मंत्र दोहराए हैं जो मुझे अमीर बना सकते हैं। लेकिन तुम कौन हो? कौन हो तुम? मेरे बहुत से नाम हैं अर्जुन। हाँ?
लेकिन हर युग में मुझे यक्षिणी कहकर बुलाया गया है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अर्जुन है? यक्षिणी से कोई बात और कोई नाम नहीं छुपता। क्या चाहते हो तुम? बोलो। मैं जो भी मांगू क्या तुम मुझे दे सकती हो? हाँ? तुम मांग कर तो देखो, लेकिन तुम मुझसे इतने दूर मत खड़े रहो। आओ मेरे पास। हाँ? आओ, आखिर तुमने मुझे अंधेरों से मुक्ति दी है। इतना कहकर यक्षिणी ने अपनी बाहें अर्जुन के लिए खोल दी। अर्जुन सम्मोहित अवस्था में दीवानों की तरह भागकर यक्षिणी से लिपट गया। क्या चाहते हो तुम? बोलो अर्जुन, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं दोबारा जवान होना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले क्या मैं तुमसे जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगे? अर्जुन यक्षिणी की बाहों में सब कुछ भूल चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ, इसके बदले तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम मुझे दोबारा जवान बना दो। हाँ, दोबारा जवान बना दो मुझे। तभी एक तेज रोशनी चमकी और अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अपने आप को देखो अर्जुन, तुम जवान हो चुके हो। इतना कहकर यक्षिणी ने अर्जुन को अपने से अलग कर दिया। अर्जुन पागलों की तरह अपने हाथ पैर देखने लगा। उसके झुर्रीदार शरीर में जवानी की चमक आ चुकी थी। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब क्या तुम अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम जो भी बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी जान चाहिए अर्जुन। हाँ? जिसकी मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ? तुमने वादा किया है अर्जुन, मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगे। अचानक से यक्षिणी एक भयानक परछाई में परिवर्तित हो गई और एक ही झटके में यक्षिणी ने उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल लिया। इस घटना के 3 दिन बाद शाम के 6 बज रहे थे। एक लग्जरी कार हिमाचल की सड़कों पर फुल स्पीड से दौड़ी जा रही थी। उस कार में 4 गहरे दोस्त सवार थे। कार ऋषि ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट में राहुल बैठा हुआ था। पूजा और साक्षी पीछे बैठे हुए थे। ऋषि का पूरा ध्यान कार ड्राइव करने में था। पूजा एक कार्ड को काफी देर से देख रही थी। राहुल बैठे बैठे बोर हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए पूजा की ओर देखकर कहा, अरे यार पूजा, अब इस कार्ड को कितनी बार देखोगी तुम? हम रिचर्ड पैलेस में ही जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने वहाँ फोन तो कर दिया ना कि हम सब आ रहे हैं? पूजा की बात पर साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, ओफो यार पूजा, मैंने तुम्हें अभी तो बताया था, कुछ दिनों पहले हमारी बात हो गई थी। तुम जरा सी बातों पर इतनी टेंशन क्यों लेती हो? यार वो इसलिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे आने की खबर ही ना हो। फिर पूजा की इस बात पर ऋषि ड्राइविंग करते हुए बोला, अरे टेंशन मत लो पूजा, हिमाचल में बहुत से 5 स्टार होटल भी हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वहाँ पर चलेंगे। ऋषि, शाम हो गई है और कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी, और मैंने सुना है कि रिचर्ड पैलेस शहर की आबादी से बहुत दूर है और रात के वक्त वहाँ आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। पूजा यार, प्लीज अब सबका दिमाग खराब मत करो और चुप हो जाओ। चिल यार। और इस बात पर पूजा चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद पूजा ने ऋषि से कहा,
वैसे हम सब कितनी दूर है रिचर्ड पैलेस से? 1 घंटे में शायद हम पहुंच जाएंगे। और लगभग 1 घंटे बाद वो सब लोग एक आलीशान पैलेस के सामने खड़े हुए उसे हैरत से देख रहे थे। वो पैलेस चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस पैलेस की लाइट जल रही थी। पूजा उस पैलेस को निहारती हुई बोली, वाह, कितना आलीशान पैलेस है यार। मुझे नहीं पता था कि भारत में भी इतने खूबसूरत पैलेस बने हुए हैं। तुम लोगों ने एक बात नोट की क्या? वैसे तो हिमाचल में ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड नहीं लग रही है। क्या कहते हो? ये बात तो है यार, यहाँ उतनी सर्दी लग नहीं रही है। साक्षी ने ये कहा ही था कि तभी उस पैलेस का दरवाजा खुल गया और सबने देखा कि उस पैलेस के अंदर से एक 45 वर्षीय व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उन सब के करीब आकर खड़ा हो गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अजय था। वो उन चारों को अजनबी नजरों से देखते हुए बोला, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हाय सर, मेरा नाम राहुल है और ये तीनों मेरे दोस्त हैं। इस पैलेस को हम सब ने 1 महीने के लिए किराए पर लिया है और हम इसकी पेमेंट भी कर चुके हैं। इतना कहकर राहुल ने अपने जेब से एक बिल निकालकर अजय को पकड़ा दिया। अजय ने उस बिल को गौर से देखा और हैरत से राहुल की ओर देखकर बोला, तुम्हें इस पैलेस को आखिर किराए पर दिया किसने? जी ये पैलेस मिस्टर अर्जुन का ही है ना, उन्होंने ही हमें ये पैलेस किराए पर दिया है। राहुल की बात सुनकर अजय गहरी सोच में पड़ गया। तभी अचानक वहां एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। और कुछ ही देर में शांत हो गया। वो चारों इधर उधर देखने लगे। राहुल ऋषि की ओर देखकर बोला, कमाल है, अभी तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। क्यों ऋषि? अरे यार, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ हवाएं अपनी मर्जी से चलती हैं। तभी उन चारों के कानों में अजय की आवाज टकराई, सुनो, बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है, तुम सब लोग अंदर आ जाओ। सर सुनिए ना, लेकिन आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अजय है, लेकिन तुम सब लोग मुझे प्रोफेसर कहकर बुला सकते हो। इतना कहकर अजय पैलेस के अंदर चला गया और वो चारों दोस्त भी। अजय उन चारों को रिचर्ड पैलेस के अंदर बने हुए एक बड़े से हॉल की ओर ले गया। उस हॉल को देखकर उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना आलीशान हॉल कभी नहीं देखा था। अंदर आकर उन चारों को काफी सुकून महसूस हुआ। उन्होंने देखा उस हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा सा आतिशदान बना हुआ था और आतिशदान में लकड़ियां जलने की वजह से उन्हें सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। वो चारों आतिशदान के नज़दीक रखे एक बड़े सोफे पर बैठ गए और अजय ठीक उनके सामने एक चेयर पर बैठ गया। तभी राहुल की निगाह हॉल की दीवारों पर लगी हुई उन आलीशान बड़ी बड़ी पेंटिंग्स पर चली गई। उसने देखा उन पेंटिंग्स में एक बहुत खूबसूरत लड़की का चित्र बना हुआ था। राहुल ने धीरे से ऋषि के कान में कहा, अबे ऋषि, इन पेंटिंग्स में बनी हुई लड़की की शक्ल तो देख, कितनी सुंदर है। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। क्या बोलता है? पर तूने गौर किया, पूरे महल में इसी लड़की की पेंटिंग्स लगी है। हाँ यार, हो सकता है ये पेंटिंग्स इस पैलेस के मालिक की पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड की हो। राहुल और ऋषि की ये बातें साक्षी और पूजा भी सुन रहे थे। साक्षी ने धीरे से राहुल की ओर देखकर कहा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? कहीं प्रोफेसर ने तुम्हारी बातें सुन ली तो? अरे सुन लेगा तो अच्छा ही रहेगा ना, कम से कम इसी बहाने हमसे बात तो करेगा। जब से यहाँ आया बुत बनकर खड़ा हुआ है, हमें देखे जा रहा है बस, और पता नहीं कौन सी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अजय वाकई किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऋषि ने अजय की ओर देखकर कहा, वैसे इस पैलेस के मालिक अर्जुन जी कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? ऋषि की बात सुनकर अजय गहरी सोच से बाहर आ गया और उन पेंटिंग्स की ओर गौर से देखने लगा जिन पेंटिंग्स की तारीफ राहुल कुछ देर पहले कर रहा था।
अचानक अजय उन चारों की ओर देखकर बोला, क्या तुम चारों को भूख लगी है? अजय की बात सुनकर ऋषि अचानक चौंक गया और बोला, नहीं, हम सबने कार में खाना खा लिया था। वो मैं ये पूछ रहा था कि अर्जुन जी कहीं। सुबह बात करेंगे। आओ मैं तुम सबको तुम्हारे कमरे दिखा देता हूँ। इतना कहकर अजय ने उन चारों को अपने पीछे आने का इशारा किया और वहां से चल दिया। वो चारों अपने कमरों में पहुंच गए। राहुल और साक्षी एक रूम में शिफ्ट हो गए और ऋषि और पूजा दूसरे में। वहां से जाते हुए अजय ने उन चारों की ओर रहस्यमय अंदाज में देखकर कहा, तुम सब एक बात का खास ख्याल रखना, रात में अगर तुम्हारे रूम का कोई दरवाजा खटखटाए तो किसी भी कीमत पर दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर अजय तेज कदमों से वहां से निकल गया। उन चारों को दरवाजे वाली बात बहुत अजीब लगी, मगर ज्यादा थकान होने की वजह से उनमें से किसी ने भी अजय को कुछ नहीं कहा। वे चारों लंबे सफर से थके हुए थे। गरम बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया। आधी रात के बाद कोहरा बुरी तरह से फैल चुका था। बाहर का तापमान 0 से भी नीचे गिरने लगा था। तभी एक जोरदार ठंडी हवा की आंधी चली, मानो कोई बहुत भयानक हवा और बर्फ का तूफान आ गया हो। देखते ही देखते रिचर्ड पैलेस के करीब के जंगल से चीलों का झुंड पैलेस के करीब मंडराने लगा। उन चीलों ने पैलेस को चारों ओर से घेर लिया। अजय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रात के वक्त रिचर्ड पैलेस में बनी हुई लाइब्रेरी में एक किताब बड़ी ध्यान से पढ़ रहा था, मगर अचानक उठे हवा के शोर से निकली हुई उन अजीब सी आवाजों ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर की ओर जाने लगा। ये कैसा तूफान है? अजय बेहद फुर्ती से दौड़ता हुआ रिचर्ड पैलेस के बाहर निकल गया। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बर्फबारी हवा का तूफान चल रहा था और बहुत सारी चीलों के झुंड ऊपर से रिचर्ड पैलेस को घेरे हुए थे। इस हैरानी भरे और डरावने मंजर को देखकर भी अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो बेखौफ होकर उन चीलों के झुंड की ओर देख रहा था। देखते ही देखते उन चीलों के झुंड में से एक चील अपनी लाल लाल आंखों से घूरती हुई बड़ी फुर्ती के साथ अजय की आंख के बेहद नजदीक आ गई। मगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद चीख कर वहां से भाग जाता, मगर अजय बड़ी दिलेरी से उस चील की ओर घूर रहा था। देखते ही देखते वो चील अपने झुंड के साथ ऊपर की ओर चली गई और कुछ ही पल में चीलों का झुंड वहां से जाने लगा। अजय ने देखा कि उन चीलों के झुंड का रुख शहर की ओर था। ये देखकर अजय की आंखों में चिंता की लकीरें झलकने लगी। अजय बेहद फुर्ती से अपनी बाइक की ओर दौड़ा और बाइक स्टार्ट करके फुल रफ्तार से शहर की ओर जाने लगा। वो कुछ ही दूर गया होगा कि तभी उसने देखा सड़क पर एक भारी और घना पेड़ टूटा हुआ था और रास्ता बंद था। अजय बेबसी से उस बंद रास्ते को देखने लगा। उसने अपनी बाइक तुरंत रिचर्ड पैलेस की ओर मोड़ दी। और कुछ ही देर में वो रिचर्ड पैलेस पहुंच गया। बाइक खड़ी करके वो दौड़ता हुआ एक कमरे के अंदर चला गया। उस कमरे के अंदर सिर्फ कैंडल्स जल रही थी और वहां फर्श पर एक बड़ा सा गोल लाल रंग का सर्कल बना हुआ था। अजय तुरंत उस सर्कल के अंदर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ ही देर में वो चीलों का झुंड तूफान के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट के नजदीक मंडराने लगा।
और देखते ही देखते उन चीलों के झुंड ने आपस में मिलकर एक परछाई का रूप ले लिया। अचानक आए तूफान से रेस्टोरेंट का मालिक अक्षय, जो कि बाहर से रेस्टोरेंट को ताला लगा रहा था, बुरी तरह से चौंक गया और बड़बड़ाने लगा। अजीब बात है, इस तरह का तूफान तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो एक पल में ही खत्म हो गया। समझ में नहीं आता कि तूफान था या कुछ और। रेस्टोरेंट को ताला लगाने के बाद वो नजदीक खड़ी अपनी बाइक की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर बाइक के करीब खड़ी एक लड़की पर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से अक्षय उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अक्षय धीरे धीरे कदमों से उस लड़की के नजदीक जाने लगा। जैसे ही अक्षय की नजर उस लड़की की नजर से मिली, वो हक्का बक्का उस लड़की को देखने लगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो लड़की अक्षय को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसने देखा कि इतनी सर्दी में वो काफी महंगे कपड़े की एक काली रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके खूबसूरत शरीर को देखकर अक्षय के मन में वासना का तूफान उठने लगा और उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की से पूछा, कौन है आप? यक्षिणी। यक्षिणी? ये कैसा नाम है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे जिस नाम से चाहो उस नाम से बुला सकते हो। वैसे आप इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? और आपने वो तूफान देखा था? यक्षिणी ने बहुत ही रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराकर अक्षय की ओर देखकर कहा, हाँ, मैंने उस तूफान को देखा था, मगर मुझे तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। यक्षिणी धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अक्षय के नजदीक आकर खड़ी हो गई। उसके नजदीक आते ही अक्षय ने अपने आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस की। यक्षिणी अक्षय की ओर मुस्कुराकर देखती हुई बोली, मैं इतनी रात में क्या कर रही हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सच तो ये है कि तुम्हारी नजरें इस वक्त मेरे शरीर पर हैं और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि काश मेरे साथ तुम्हें एक रात बिताने का मौका मिल जाए। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि सच तो यही था कि वाकई पहली नजर में यक्षिणी को देखकर अक्षय के दिमाग में पहला ख्याल यही आया था। लेकिन अचानक अब उसके दिमाग में वासना का भूत उतर चुका था। उसे अचानक से कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने देखा यक्षिणी अभी भी उसे मुस्कुरा कर देखती जा रही थी, मगर अब अक्षय को पता नहीं क्यों उसकी मुस्कुराहट से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ और उस ठंडक से वो कपकपा कर रह गया और यक्षिणी की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? और तुम ये कैसे जानती हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई अक्षय। पहले तुम्हारे गर्म खून में वासना दौड़ रही थी और अब अचानक से डर दौड़ने लगा। और इतना कहते ही यक्षिणी की आंखें नीली हो गई और एक बेहद ठंडी हवा का झोंका अक्षय से टकराया। उस ठंडी हवा के झोंके से अक्षय अंदर तक कांप कर रह गया और डरते हुए बोला, सच सच बताओ, कौन हो तुम? अक्षय, मैं झूठ नहीं बोलती। देखो, तुम पहेलियां मत बुझाओ, मैं पूछ रहा हूं ना, सच सच बताओ, कौन हो तुम? बताया तो था, मेरा नाम यक्षिणी है और मैं तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए तड़प रही हूँ। अक्षय, क्या तुम मेरे नजदीक आकर मुझसे लिपटना नहीं चाहते? यक्षिणी ने इतना बोला ही था कि अक्षय के दिल और दिमाग से डर तुरंत निकल गया। उसकी आंखों में फिर से वासना झलकने लगी। वो सम्मोहित अवस्था में धीरे धीरे कदमों से यक्षिणी के बिल्कुल नजदीक चला गया
और यक्षिणी ने अक्षय को अपनी बाहों में भर लिया। अक्षय अपने आप को वासना की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा, मगर तभी अक्षय को यक्षिणी की पकड़ काफी मजबूत महसूस होने लगी। उसका सम्मोहन टूट गया और उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। अक्षय खुद को यक्षिणी की बाहों से छुड़ाने का प्रयास करने लगा। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, छोड़ो। और मेरी पकड़ से छूटना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। छोड़ो मुझे। अक्षय ने इतना कहा ही था कि तभी यक्षिणी का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल नीला पड़ गया, होंठ सफेद हो गए और उसके चेहरे की खाल काली पड़ गई थी। उसके खूबसूरत हाथ देखते ही देखते किसी जंगली भेड़िए के हाथ में तब्दील हो गए। उन हाथों में तेज धार नुकीले पंजे निकल आए थे। यक्षिणी ने एक ही झटके में अक्षय को खुद से अलग कर दिया। यक्षिणी का भयानक रूप देखकर अक्षय की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। अक्षय ने भागना चाहा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो। तभी अचानक यक्षिणी ने अपने पंजों से अक्षय की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अक्षय के धड़ से खून का फवारा फूट पड़ा, जो यक्षिणी के चेहरे पर पड़ा। गरम खून देखकर यक्षिणी की आंखों में एक वहशी चमक आ गई। कुछ ही पल में वो अक्षय के शरीर से सारा खून पी गई। और देखते ही देखते काले धुएं में तब्दील हो गई। कुछ ही पलों में वो काला धुआं चीलों के झुंड में परिवर्तित होकर बड़ी तेजी से उड़ता हुआ रिचर्ड पैलेस के जंगल की ओर चला गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन अक्षय की मौत की खबर न्यूज चैनल पर चल रही थी और उसकी तस्वीर न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडलाइन में थी। अक्षय की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी और उसकी लाश के इर्द गिर्द बहुत से पुलिस वाले मौजूद थे। इंस्पेक्टर विनय अक्षय की लाश का बड़ी बारीकी से मुआयना कर रहा था। वहां लोगों की काफी भीड़ थी और सभी डरी नजरों से अक्षय की सरकटी लाश को देख रहे थे। काफी देर तक लाश का मुआयना करने के बाद इंस्पेक्टर विनय ने हवलदार बलराम की ओर इशारा करके कहा, बलराम, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और इस भीड़ को यहां से हटाओ। लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है। हवलदार बलराम फटी आंखों से अक्षय की सरकटी लाश को घूरे जा रहा था और उसने इंस्पेक्टर विनय की बात को सुना ही नहीं। इंस्पेक्टर विनय ने गुस्से में हवलदार की ओर देखकर कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहां से भीड़ हटाओ और इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर हवलदार बलराम जैसे अपनी गहरी सोच से बाहर आ गया। उसने डरे हुए अंदाज में इंस्पेक्टर विनय की ओर देखकर कहा, एक बात पूछूं सर, आपको क्या लगता है ये मर्डर किसने किया होगा? लगता है इस शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है और इस तरह के मर्डर सिर्फ और सिर्फ एक सीरियल किलर ही कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है सर कि ये जरूर किसी भूत प्रेत चुड़ैल या पिशाच का काम होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी इंसान का कत्ल कर सकता है। अपनी बकवास बंद करो बलराम। एक तो लोग वैसे भी डरे हुए और अपनी फालतू बातों से तुम लोगों को डराने का काम कर रहे हो। इंस्पेक्टर विनय ने यह बात बोली ही थी कि तभी भीड़ से एक साधु निकलकर सामने आ गया। वो अक्षय की लाश को बहुत गौर से देखने लगा। साधु के माथे पर चिंता के साए लहरा रहे थे। उसकी आंखों में दहशत भरी हुई थी और उसने तेज आवाज में इंस्पेक्टर विनय की ओर देखकर कहा,
तुम्हें क्या लगता है इंस्पेक्टर, ये किसका काम हो सकता है? ये जरूर किसी सीरियल किलर का काम होगा। नहीं इंस्पेक्टर, ये किसी इंसान का काम नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरह के कत्ल शायद और भी होंगे। हाँ, ये आखिरी कत्ल नहीं है। इंस्पेक्टर, अगर इसे नहीं रोका गया तो वो इस पूरे हिमाचल प्रदेश में कहर ढा देगी। साधु की बात सुनकर इंस्पेक्टर विनय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोला, अपनी बकवास बंद कर जाहिल साधु, और जा यहां से। अरे मूर्ख, आज तुझे मेरी बात बकवास लग रही है, लेकिन याद रखना, एक दिन तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। न जाने अभी और कितने ऐसे ही मरेंगे, वो ऐसे ही शांत नहीं बैठेगी। इतना कहकर साधु वहां से निकल गया। कुछ ही देर में अक्षय की सरकटी लाश वहां से हटा दी गई। दूसरी तरफ रिचर्ड पैलेस में सुबह के 11 बज चुके थे। ऋषि और पूजा कमरे में टहल रहे थे कि तभी हाथ में ट्रे लिए हुए साक्षी उनके सामने हाजिर हो गई। उन दोनों ने देखा उसमें नाश्ता और गर्मा गर्म कॉफी थी। ये नाश्ता तुम्हें कहाँ से मिल गया? हम तो बाहर जाके होटल में खाने वाले थे ना। बाहर जाना बेकार है यार, मौसम बहुत खराब है और देखो बारिश भी कितनी हो रही है। लेकिन ये नाश्ता, मैं सुबह से टहल रही हूँ, किचन में अंडा, दूध, ब्रेड सब कुछ था तो मैंने यूज कर लिया। आखिर हमने अच्छे खासे पैसे दिए हैं यार। हाँ वो भी है। वैसे 11 बज चुके हैं, राहुल उठा नहीं सोकर? पता नहीं, जब मैं सोकर उठी तो वो वहाँ पर था ही नहीं। हो सकता है कहीं घूमने गया हो और अब बारिश इतनी हो रही है कहीं फंस गया होगा। चलो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम कैसा रहेगा। इतना कहकर ऋषि ने रिमोट से टीवी ऑन कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना में लोकप्रिय रेस्टोरेंट मालिक अक्षय अपने रेस्टोरेंट में मृत पाए गए। पुलिस संघर्ष मगर न्यूज देखकर उन तीनों की आंखों में चिंता के साए लहराने लगे। न्यूज में अक्षय के मर्डर की ही बात चल रही थी। तभी अचानक राहुल हाफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। राहुल के माथे पर पसीना टपक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। राहुल की हालत देखकर वो तीनों घबरा गए। ऋषि ने तुरंत राहुल की ओर देखकर कहा, क्या हुआ राहुल? तू इतना घबराया हुआ सा क्यों है? और तू सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया था? मेरे साथ चलो तुम तीनों, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर राहुल कमरे से बाहर निकल गया। ऋषि, पूजा और साक्षी भी राहुल के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में राहुल उन तीनों को एक बड़े से रूम की तरफ ले गया। उन तीनों ने देखा कि उस रूम के अंदर सामने वाली दीवार पर एक बहुत पुराना लकड़ी का दरवाजा था। उस रूम के अंदर एक और रूम था। उसने उस रूम के दरवाजे को खोला और तीनों को अंदर आने का इशारा किया और वो तीनों दूसरे कमरे के अंदर चले गए। राहुल के लाइट ऑन करते ही उन तीनों ने देखा कि उस पूरे कमरे में तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा था। उस कमरे के फर्श पर सालों पुराने खून के धब्बे भी मौजूद थे और उस कमरे की दीवार पर एक हाथ से बनी पेंटिंग लगी हुई थी। वो तस्वीर उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे उन चारों ने कल हॉल में लगी पेंटिंग में देखा था। उन तीनों ने जब उस पेंटिंग को गौर से देखा, उस पर रिचर्ड नाम के सिग्नेचर थे और पेंटिंग पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था यक्षिणी। उस पेंटिंग के ठीक बगल में एक बड़ी सी टेबल पर एक बहुत पुरानी किताब रखी हुई थी। इस नजारे को देखकर ऋषि ने राहुल की ओर देखकर कहा, पर राहुल, तू इस कमरे में कैसे आया? क्या तूने नोट नहीं किया ऋषि? देख, ये पेंटिंग्स रिचर्ड नाम के व्यक्ति ने अपने हाथों से बनाई थी और ये उसी रिचर्ड का बनाया हुआ बंगला है। कहते हैं कि वो और उसकी पत्नी रहस्यमय हालत में गायब हो गए थे। हाँ, लेकिन हमें इस बात से क्या मतलब? वैसे भी इन अंग्रेजों का इतिहास तो हमेशा से काला ही रहा है। और आखिर तुझे इन सब चीजों में कब से इतनी दिलचस्पी होने लगी और तू इतना डर क्यों रहा है? क्योंकि साक्षी, ये पेंटिंग्स रिचर्ड ने सालों पहले बनाई थी। मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मगर यार इस पेंटिंग में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा तो है यक्षिणी। ये किसी यक्षिणी नाम की लड़की की पेंटिंग है। तू समझ नहीं रहा है ऋषि। अरे यार, तू बोलना क्या चाह रहा है? देख,
मेरे ख्याल से ये यक्षिणी बूढ़ी हो चुकी होगी और शायद अब तक मर भी चुकी होगी यार। यही तो मैं तुम सब लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने इस पेंटिंग वाली लड़की यानी यक्षिणी को अपनी आंखों से सुबह के वक्त इस बंगले में टहलते हुए देखा है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं यक्षिणी का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ। भला मुझे कैसे पता इस बंगले के रूम के बारे में? और तुम सब इस पुरानी किताब को देख रहे हो? इसमें अजीबोगरीब भाषा में कुछ मंत्र जैसे लिखे हुए हैं और फर्श पर ये खून के धब्बे देखो कितने पुराने हैं। यहाँ कुछ तो बड़ा अजीब और गलत हुआ है। तुम सब प्लीज मुझ पर यकीन करो। राहुल उन सभी को कपकपाती हुई आवाज में ये सब बता रहा था। सच तो ये था कि राहुल पूरी तरह से डरा हुआ था। उस कमरे में ठंडक बढ़ने लगी थी। उन सभी ने अपने शरीर पर खून जमता हुआ महसूस किया। तभी अचानक उस कमरे की लाइट ऑफ हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई? राहुल, ऋषि, क्या हो रहा है? पूजा! तभी उन तीनों के कानों में पूजा की चीख टकराई। अजय, जो कि रात को अपने कमरे में बने हुए सर्कल में आंखें बंद करके बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें खोल दी और अपने आप से बोला, लगता है यक्षिणी के साथ वो भी आया है। पूजा की दर्दनाक चीख सुनकर राहुल, ऋषि और साक्षी बुरी तरह से घबरा गए। एक अनहोनी होने की आशंका ने उन तीनों को घेर लिया था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से तीनों को आपस में देख पाना भी मुश्किल सा लग रहा था। तभी अचानक लाइट्स ऑन हो गई, मगर सामने का नजारा देखकर उन तीनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उन तीनों ने देखा कि उनके सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली स्त्री थी, जिसका चेहरा एकदम काला था। उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसके भेड़ियों जैसे पंजों में पूजा का कटा हुआ सर था। वो उन तीनों को एक अजीब सी वहशी मुस्कान लिए उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी उस भयानक दिखने वाली स्त्री ने पूजा का कटा हुआ सर उनके सामने फेंक दिया। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वे भयानक दिखने वाली स्त्री एक बेहद सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई और राहुल को देखकर वो रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी। और उसको देखकर उन तीनों की हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि पेंटिंग वाली लड़की थी, जिसके बारे में राहुल ने कुछ देर पहले ही अपने दोस्तों को बताया था। राहुल ने कपकपाती हुई आवाज में उस स्त्री की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? यक्षिणी। लेकिन कुछ देर पहले तो तुम्हारा रूप बेहद भयानक था और तुमने हमारी दोस्त पूजा को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया? राहुल की बात सुनकर यक्षिणी राहुल की ओर बहुत गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती जा रही थी, जिसे देखकर राहुल अपने आप को सम्मोहित सा महसूस करने लगा। यक्षिणी ने राहुल की ओर बहुत गौर से देखकर कहा, मेरा वो भयानक रूप तुम्हारे लिए नहीं था राहुल। तुम ही वो पहले इंसान हो जिसकी नजर इस बंगले की खूबसूरती पर नहीं बल्कि दीवार पर लगी हुई उस पेंटिंग की लड़की पर पड़ी। मैं उस वक्त भी तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे पास मौजूद थी। आओ मेरे पास, आओ। मेरा शरीर तुम्हारे शरीर को स्पर्श करने के लिए तड़प रहा है। यक्षिणी की आवाज में एक अजीब सा जादू था और राहुल उस जादू में खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगा। वो धीरे धीरे कदमों से यक्षिणी की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी की सुंदरता को देखे जा रही थी। वो भूल चुका था कि कुछ क्षण पहले यक्षिणी ने अपने भयानक रूप में उसकी फ्रेंड पूजा को कितनी बेरहमी से मारकर उसका खून पी लिया था। राहुल को यक्षिणी की तरफ जाता देख ऋषि बुरी तरह से घबरा गया और चीख कर बोला, वहां मत जा राहुल, वो तुझे भी मार देगी। इसकी बात मत सुनो राहुल, आओ मेरे पास। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छूने के लिए तड़प रहे हो। नहीं, राहुल क्या कर रहे हो? राहुल मत जा राहुल। ले ले यार। राहुल नहीं, राहुल। आओ राहुल, जल्दी आओ और मुझे अपनी बाहों में भर लो। राहुल यक्षिणी की ओर बढ़ता जा रहा था।
ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसने ऋषि की आवाज ही नहीं सुनी हो। कुछ ही पलों में राहुल यक्षिणी के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। यक्षिणी ने वासना भरी नजरों से देखकर राहुल को अपनी बाहों में भर लिया। और उसकी बाहों में आते ही राहुल को बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। सच तो यह था कि उसकी रगों में वासना की लहर दौड़ने लगी थी, मगर कुछ ही क्षणों के बाद यक्षिणी का चेहरा बेहद भयानक हो गया। अचानक उसके सुंदर दांतों की जगह बड़े बड़े भेड़िए जैसे दांत उभर आए। और उसने बेहद फुर्ती से अपने भेड़िए जैसे दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए। कुछ ही पलों में वो राहुल के शरीर का सारा खून पी गई। राहुल एक दर्दनाक चीख के साथ वहीं तड़प कर गिर गया। ऋषि समझ चुका था कि अब उसकी और साक्षी की बारी है। ऋषि ने चीखते हुए साक्षी को पुकारा, साक्षी, भाग जाओ यहाँ से। इसने हमारे दोनों दोस्तों को मार दिया। ये हम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जाओ यहाँ से। साक्षी और ऋषि ने भागने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने बुरी तरह से जकड़ रखा हो। यक्षिणी बेहद फुर्ती से ऋषि के करीब आ गई और वो ऋषि की ओर गुस्से से देखने लगी। वो अपने पंजों से ऋषि की गर्दन पर वार करने ही वाली थी, तभी यक्षिणी के कानों में एक आवाज टकराई, रुक जा, ऐसा करने की सोचना भी नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। यक्षिणी गुस्से से उस आवाज की ओर देखने लगी। तभी ऋषि और साक्षी ने देखा कि सामने कमरे के मुख्य दरवाजे पर अजय खड़ा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही किसी प्रकार का भाव। वो भावहीन अभिव्यक्ति से यक्षिणी की ओर देख रहा था। कुछ ही पल में ऋषि और साक्षी के सामने यक्षिणी एक काले धुएं के रूप में परिवर्तित होकर बड़ी फुर्ती से जमीन के अंदर समा गई। यक्षिणी के गायब होते ही ऋषि और साक्षी को अपने शरीर में जान आती हुई सी महसूस हुई। वो दौड़कर अजय की ओर भागकर आ गए। साक्षी ने रोते हुए अजय की ओर देखकर कहा, प्रोफेसर आखिर ये क्या बला थी? कौन थी ये? उसने राहुल और पूजा को कितनी बेरहमी से मार दिया। मगर अजय भावहीन नजरों से पूजा और राहुल की लाशों को देखे जा रहा था। अजय ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद अजय उन दोनों की ओर देखकर बोला, ये सब बातें बाद में कर लेना। अपनी जान बचानी है तो इस कमरे से तुरंत निकलो। अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों की लाश भी इसी कमरे में पड़ी होती। चलो जल्दी। इतना कहकर अजय ने उन दोनों को बाहर आने का इशारा किया और उस कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों भी बेहद फुर्ती से बाहर निकल आए। कमरे से बाहर निकलते ही उन सबके कानों में एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर अजय बाहर की ओर भागा और साथ में साक्षी और ऋषि भी। बाहर का नजारा उन दोनों के लिए हैरत भरा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि काली घटा ने पूरे हिमाचल को घेर लिया हो। दोपहर के 12 बजे थे और हर जगह अंधेरा सा छा गया था। तभी एक भयानक हवा का तूफान उठा। ऋषि और साक्षी ने देखा कि जंगल से बेहद भयानक दिखने वाले चीलों का झुंड रिचर्ड पैलेस की ओर बड़ी तेजी से आ रहा था। झुंड देखकर अजय उन दोनों से बोला, तुम दोनों जल्दी मेरे साथ अंदर चलो। इतना कहकर अजय रिचर्ड पैलेस के अंदर उसी कमरे की ओर भागा जिस कमरे में वो कुछ देर पहले जमीन पर बने हुए सर्कल के बीच आंखें बंद करके बैठा था। अजय के पीछे पीछे साक्षी और ऋषि भी भागने लगे। कुछ ही देर में वो तीनों उसी कमरे के अंदर थे। अजय ने बेहद फुर्ती से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
दरवाजा बंद होते ही बाहर से आ रही आवाजों का शोर भी आना बंद हो गया। इसे देखकर ऋषि और साक्षी भी हैरान हो गए। कमरे में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी थी। ऋषि ने अजय की ओर देखकर कहा, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और वो लड़की कौन थी जिसने मेरे दोस्तों को मार डाला? मुझे पहले ये बताइए कि इस पैलेस का मालिक अर्जुन कहाँ है? साक्षी अजय के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। उसने देखा कि इतना दहशत भरा माहौल देखकर भी अजय की आंखों में खौफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। साक्षी ने अजय की ओर देखकर कहा, आप आखिर कौन हो? आपकी आंखों में इतना सब कुछ देखकर भी जरा सा भी डर नहीं दिखा मुझे। मुझे बताइए, बाहर चीलों का ऐसा झुंड क्यों आया है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक दिखने वाली चीलें आज तक नहीं देखी प्रोफेसर। तभी अचानक ऋषि ने बड़ी फुर्ती से कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरे का मंजर देखकर ऋषि और साक्षी बुरी तरह से चौंक गए। उन दोनों ने देखा कि उस कमरे के अंदर सिवाय तंत्र मंत्र की वस्तुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। उस कमरे के फर्श पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का सर्कल बना हुआ था, जिस पर अजीब सी भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। उन दोनों को अजय ने बहुत गौर से देखकर कहा, कल अगर शायद मैं तुम दोनों को कुछ बताता तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते, लेकिन तुम दोनों ने यक्षिणी को अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे तुम्हारे दोस्तों का अफसोस है, और तुम जिस अर्जुन की बात कर रहे हो वो कुछ दिन पहले इसी यक्षिणी के हाथों मारा गया है। और सच कहा जाए तो तुम्हारी दोस्तों की मौत का जिम्मेदार भी वही मूर्ख अर्जुन ही था। ये सच नहीं हो सकता प्रोफेसर। मेरी अर्जुन से फोन पर बात हुई थी, और वो तो इस पैलेस के मालिक है ना। भला उनका इन सबसे क्या लेना देना? वो सिर्फ एक मामूली बेवकूफ नौकर था और कुछ नहीं। कुछ देर बाद तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। तब तक के लिए चुपचाप बैठ जाओ। इतना बोलकर अजय उस सर्कल के अंदर आंखें बंद करके दोबारा बैठ गया। ऋषि और साक्षी भी फर्श पर ठीक अजय के सामने बैठ गए। मगर बाहर जंगल से निकले उन चीलों के झुंड का रुख फिर से शहर की ओर था। तेज हवाओं के साथ अब बर्फबारी भी होने लगी थी। इंस्पेक्टर विनय अपनी बाइक को फुल रफ्तार से हाईवे पर दौड़ा रहा था। उसके पीछे हवलदार बलराम भी बैठा हुआ था। तभी हवलदार बलराम ने देखा कि बहुत दूर से एक अजीब से दिखने वाली चीलों का झुंड उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, ये सब क्या है सर? ये चीलों का झुंड? ये तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर विनय के चेहरे से खून बह रहा था। उन चीलों के झुंड को देखकर उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते वो झुंड उन दोनों के आसपास मंडराने लगा, और कुछ ही देर में वो आपस में मिलकर एक परछाई में तब्दील हो गया, और एक ही झटके में वो परछाई एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। इंस्पेक्टर विनय और हवलदार बलराम अपनी दहशत भरी फटी फटी आंखों से उस सुंदर स्त्री को देख रहे थे। इंस्पेक्टर विनय को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब देख रहा है। ये सच है या उसका भ्रम। वहीं दूसरी तरफ हवलदार बलराम के चेहरे पर दहशत के साए लहरा रहे थे। इंस्पेक्टर विनय और हवलदार ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके पैरों को जकड़ लिया। इंस्पेक्टर विनय ने अपने पैरों को गौर से देखा और उसकी जान हलक में अटक गई। उसने देखा कि एक बेहद भयानक दिखने वाली किसी अंग्रेज की काली परछाई उसके पीछे थी और हवलदार के पैरों को पकड़े हुए थी। हवलदार बलराम इससे पहले कुछ इंस्पेक्टर विनय को बोलता, तभी उस यक्षिणी का चेहरा बेहद भयानक हो गया।
और उसने अपने तेज धार पंजों को हवलदार बलराम की गर्दन में गाड़ दिया। एक ही झटके में हवलदार बलराम की गर्दन उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। इसे देखकर इंस्पेक्टर विनय की आंखें दहशत से फटी और यक्षिणी बेहद फुर्ती से इंस्पेक्टर विनय की ओर बढ़ी। रुक जा यक्षिणी, ऐसा मत कर, निर्दोष लोगों की जान मत ले। इंस्पेक्टर विनय ने देखा उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जिसका इंस्पेक्टर विनय ने मजाक उड़ाया था। साधु को देखकर यक्षिणी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और वो साधु की ओर देखकर बोली, तुझे क्या लगता है साधु, तू इसे बचा पाएगा? मैं जानता हूं कि मैं नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मैं आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। फिलहाल मुझे अभी एक और बलि की जरूरत है, और वो बलि तेरी हो या इसकी, क्या फर्क पड़ता है? तुझे मारने के बाद आज की रात सिर्फ 2 बलि और, उसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर यक्षिणी फुर्ती से साधु के बेहद करीब आ गई और उसने अपने पंजे साधु के पेट में गाड़ दिए और उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल ली। साधु दर्द से कहराता हुआ जमीन पर गिर गया। कुछ ही पल में यक्षिणी एक धुएं में परिवर्तित होकर चीलों के झुंड में बदल गई। और वो झुंड फिर से रिचर्ड पैलेस की जंगल की ओर चला गया। इंस्पेक्टर विनय दौड़ता हुआ साधु की ओर आया और उसने देखा कि साधु की सांसें अभी भी चल रही थी। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया था। आखिर आपने मेरे लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? मैं जानता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम अभी जवान हो। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन तुम्हें बहुत लोगों की रक्षा करनी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन बाबा, इसका कोई तो अंत होगा। ऐसे तो यक्षिणी पूरी दुनिया में कहर मचा देगी। इंस्पेक्टर विनय की बात सुनकर साधु के होंठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। इस यक्षिणी का अंत सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। अब देखना ये होगा कि आज की रात वो जीतेगा या यक्षिणी। इतना कहकर साधु ने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर विनय फूट फूट कर रोने लगा। उधर रिचर्ड पैलेस में अजय अचानक अपनी आंखें खोलकर अपने सामने बैठे हुए साक्षी और ऋषि से बोला, समय कम है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। साक्षी और ऋषि ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके उन दोनों के सामने एक दृश्य चलने लगा।
दृश्य इतना साफ था कि उन दोनों को लगा जैसे वो उस मंजर को देख रहे हों। सन 1940, हिमाचल प्रदेश। रात के अंधेरे में रिचर्ड पैलेस के करीब जंगल में एक अंग्रेज उदास बैठा हुआ था। तेज हवा के साथ हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कौन है तू और यहाँ सर्दी में क्यों मरने के लिए बैठा है? उस अंग्रेज ने जब नजर उठा के देखा तो सामने एक अघोरी खड़ा हुआ चिलम फूंक रहा था। चले जाओ बाबा, मेरा मूड बहुत खराब है। जानता हूँ अंग्रेज, तुझे कैंसर है। मौत तेरे सर पर खड़ी है और तू कुछ ही हफ्तों का मेहमान है। उस अघोरी की बात सुनकर रिचर्ड बुरी तरह से चौंक गया। आप ये कैसे जानता है? हाँ? वो सब छोड़, अगर तू चाहे तो जिंदा रह सकता है, बल्कि तू अमर भी हो सकता है। अघोरी की बात सुनकर रिचर्ड उसके पैरों में गिरकर बोला, मेरा नाम... जानता हूँ तेरा नाम रिचर्ड है। अभी कुछ दिन पहले तूने जंगलों में अपना घर बनाया है। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहता है? क्योंकि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, बल्कि मैं शैतान का भक्त हूँ। तो फिर मुझे जल्दी बताओ, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस अघोरी ने रिचर्ड के हाथों में एक किताब थमा दी। उस किताब में हिंदी में मंत्र लिखे हुए थे और रिचर्ड को हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती थी। अघोरी ने रिचर्ड के कानों में यक्षिणी साधना की पूरी विधि बता दी। उस रात के बाद रिचर्ड ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो रात भर लगातार उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को दोहराता रहता। रिचर्ड पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था। उसे रोज सपने में एक सुंदर स्त्री दिखाई देने लगी और वो उसकी पेंटिंग्स रोज बनाने लगा। फिर एक रात उसके कमरे में जैसे भूकंप आ गया हो। उसने देखा कि फर्श पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से उसके सपने में आने वाली वो सुंदर स्त्री निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? यक्षिणी। मुझे एक खतरनाक बीमारी है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? क्या तुम मुझे अमर बना सकती हो? हाँ, उसके लिए तुझे अपनी पत्नी और बेटे की गर्दन काट कर मुझे देनी होगी। रिचर्ड तुरंत कुल्हाड़ी लेकर उस कमरे की ओर चला गया जहां उसकी पत्नी और उसका बेटा सो रहे थे। रिचर्ड ने उस कुल्हाड़ी से एक झटके में अपनी पत्नी और बेटे की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उन दोनों की गर्दन उसी कमरे में ले गया जहां जमीन फटी थी। वो उन दोनों की गर्दन यक्षिणी के हाथ में देने ही वाला था कि उसके कानों में एक आवाज टकराई। रुक जाओ! रिचर्ड ने देखा उसके सामने एक 40 से 45 वर्षीय व्यक्ति खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? मैं एक यक्ष हूं। मुझे उस अघोरी ने तुम्हारे बारे में बताया था। उसने बोला था कि तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं माननी। जिसने तुम्हें बताया था वो शैतान का पुजारी है। इस दुनिया में तबाही और कहर ढाना ही शैतान का मकसद रहा है। किसी को भी अमर बनाना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। अपनी पत्नी और बेटे के कटे हुए सर यक्षिणी को भूल के भी मत देना। मगर रिचर्ड ने यक्ष की बात नहीं मानी। वो कटे हुए सर यक्षिणी को देने ही वाला था कि तभी उस यक्ष की आंखों से एक लाल रोशनी निकली। वो लाल रोशनी जमीन पर पड़ते ही रिचर्ड के हाथों से सर गिर गए। जमीन फटी और एक बड़ा गड्ढा हो गया। यक्षिणी उस गड्ढे में गिर गई, मगर जाते जाते उसने रिचर्ड को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया।
कुछ ही पलों में वो दोनों उस जमीन में समा गए और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। ऋषि और साक्षी ने अपनी आंखें खोल ली और दोनों हैरत से अजय की ओर देखने लगे। ये सब क्या था? इस रिचर्ड पैलेस के अंदर घटी हुई एक काली घटना जिसे मैंने तुम्हें अभी दिखाया। मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों में से रोशनी निकली और रिचर्ड और यक्षिणी जमीन के अंदर समा गए। आखिर हो कौन तुम? मैं कोई इंसान नहीं हूं, बल्कि एक यक्ष हूं, और ये मेरा असली रूप नहीं है। रिचर्ड मंत्रों का जाप करते हुए प्रवेश द्वार बंद करना भूल गया था और मैं उसी द्वार के द्वारा इस दुनिया में आया हूं। वो शैतान का पुजारी अघोरी जानता था कि रिचर्ड कोई साधक नहीं है, इसलिए वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और इसीलिए उसने मेरे बारे में सबसे पहले उसे सब बता दिया था। पर जब तुमने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था तो फिर ये यक्षिणी बाहर कैसे आ गई? सिर्फ यक्षिणी नहीं, बल्कि रिचर्ड की परछाई भी, जो यक्षिणी के शिकार में उसकी मदद कर रही है। उस यक्षिणी को वापस बुलाने वाला कोई नहीं बल्कि वो मूर्ख अर्जुन था। उसने तुम चारों को यहाँ पर एक खास मकसद के लिए बुलाया था। मकसद? कैसा मकसद? तुम सबकी बलि लेने के लिए। लेकिन उससे पहले ही यक्षिणी ने उस मूर्ख को मार दिया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पाताल लोगों की गहराइयों से आजाद होना था, और उस बेवकूफ ने अपनी बेवकूफी से प्रवेश द्वार खोल दिया जिसे मैंने बंद किया था। वक्त करीब आ गया है। उस यक्षिणी को सिर्फ 2 बलि लेने की और जरूरत है, और इस शहर में इंसानों की कमी नहीं है। वो किसी भी पल किसी को भी मार सकती है, और फिर उसके बाद प्रवेश द्वार बंद, हमेशा के लिए। और वो चीलों का झुंड? वो सब पाताल लोक में रहने वाले शैतान हैं, और यक्षिणी उनको साथ लेकर आई है अपनी मदद के लिए। एक बात और याद रखना कि उनसे कोई नहीं लड़ सकता। फिर यक्षिणी को खत्म कैसे किया जाए? अब उसे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिचर्ड की काली परछाई भी अब उसकी मुट्ठी में है, और ना ही अब उसे वापस भेजा जा सकता है। तो फिर अब सिर्फ एक रास्ता है, मगर उसके लिए मुझे ऋषि तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के द्वारा उसी काल में वापस भेज सकता हूं, जहां पर रिचर्ड अपनी पत्नी और बेटे का कटा हुआ सर पकड़े खड़ा है। ठीक उसी जगह जो तुमने कुछ देर पहले अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। ध्यान रहे ऋषि, तुम्हें रिचर्ड को मारना होगा, और उसके मरते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मतलब टाइम ट्रेवल? अपनी भाषा में तुम ये भी बोल सकते हो। तो तुम खुद जाकर रिचर्ड को क्यों नहीं मार देते? एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह पर रह सकता है, और मैं चाहकर भी उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर अजय ने एक कुल्हाड़ी ऋषि के हाथ में थमा दी। ये लो ऋषि, और याद रखना, जैसे ही तुम उस समय में जाओगे तो किसी की बात सुने बगैर एक ही झटके में रिचर्ड की गर्दन काट लेना। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा। आप मुझे रोकेंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि वो 80 साल पहले का काल होगा, और 80 साल पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था। गर्दन काटते ही तुम यहां इसी कमरे में स्वयं वापस आ जाओगे, और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो क्या हमारे दोस्त भी फिर से जिंदा हो जाएंगे? नहीं, ऐसा सिर्फ कल्पना में होता है। जिसकी मौत जिस हालात में लिखी होती है वो होकर रहती है। अब देर मत करो। जाओ ऋषि, इस दरवाजे से प्रवेश कर जाओ। ऋषि उस नीली रोशनी के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। और अगले ही पल उसने खुद को उसी जगह पर पाया जहां रिचर्ड
कटे हुए सर पकड़े खड़ा हुआ था। जैसे ही रिचर्ड की नजर ऋषि पर पड़ी, वो चीखता हुआ बोला, कौन हो तुम? तभी ऋषि के कानों में अजय की आवाज टकराई, रुक जाओ। मगर ऋषि की आंखों में उसके दोस्त राहुल और पूजा का चेहरा घूम गया। उसने बिना देरी किए एक ही झटके में रिचर्ड की गर्दन को कुल्हाड़ी से उड़ा दिया। ऋषि ने देखा कि रिचर्ड की गर्दन जमीन पर गिरते ही यक्षिणी बुरी तरह से चीखने लगी। देखते ही देखते वो काले धुएं में बदल गई और जमीन में समा गई। अगले ही पल ऋषि ने अपने आप को उसी कमरे में मौजूद पाया। साक्षी दौड़कर उससे लिपट गई। ऋषि! मगर ऋषि ने देखा कि अब वहां पर अजय मौजूद नहीं था। ऋषि और साक्षी रिचर्ड पैलेस के बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि बाहर का मौसम बेहद सुहावना था। अब वहां पर मनहूसियत छट चुकी थी। ऋषि ने साक्षी की ओर देखकर कहा, प्रोफेसर कहाँ गए? तुम्हारे वापस आने के कुछ देर पहले ही प्रोफेसर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गए। ऋषि, वो सच में एक यक्ष थे, इंसान नहीं। सही कहा तुमने, लेकिन हमें अपने दोस्तों को खोने का हमेशा अफसोस रहेगा। और वो दोनों भारी मन से उसी दिन अपने शहर लौट गए। This film is produced by Amit Diondi and Tapasya Diondi. Film directed by Ajinkya Marchande. Written by Kasim Ansari. Sound design by Lakshman Salvi. Mixed by Suyash Pitale. Poster by Kaustubh Bhole. And marketing by Audio Pitara team. Film narrator Padam Bhola. Character voices: Yakshini, Shubhangi Pandey, Yaksh and Aghori, Vikram Singh, Arjun and Sadhu, Rahul Pingle, Rishi Abhishek Shukla, Sakshi, Riya Sharma, Rahul Tanmay Chatterjee, Pooja, Hina, Richard Krishna Kumar, Akshay, Mayur, Inspector Vinay, Ajinkya Marchande, and Havaldar Balram Satinder Singh. Yaksh